अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। 5 राज्यों में जो चुनावी सरगर्मियां हैं, आखिर माहौल कैसा है, क्या है, लहर किस ओर है? देखिए, लहर तो हम अभी क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो वहाँ पे 8 चरणों में चुनाव है, कहीं 2 है, कहीं 3 चरण है। तो अभी पहले चरण का भी मतदान हुआ नहीं है, तो 1-2 चरण के बाद देखने को थोड़ा सा समझ में आता है कि हवा किस ओर है। लेकिन अगर हम जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसको देखें तो एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि जहाँ तक तमिलनाडु की बात है तो डीएमके क्लीन स्वीप कर रही है। वहाँ पर स्पष्ट बहुमत के साथ पार्टी सत्ता में आने जा रही है। और अगर हम बात करते हैं पुडुचेरी की, वहाँ पर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस पर सभी की नज़र है, पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है। लेकिन फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि शायद तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। बहुत कम अंतर है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 8 चरणों का चुनाव है तो भाजपा इस अंतर को पाटने का पूरा प्रयास करेगी। और अगर हम देखें तो 2016 से ही भाजपा ने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करी है। जब विधानसभा चुनाव, जो पिछला विधानसभा चुनाव था, वहाँ पर बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया था। हालांकि ठीक है, सरकार नहीं बन सकी थी, लेकिन उसके बाद से चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, बीजेपी का प्रदर्शन सुधरता गया। और उस वोट प्रतिशत को देखकर ही तृणमूल कांग्रेस को चिंता हो गई थी और आगे की राह मुश्किल होने वाली है, इस बात का आभास हो गया था। और जब 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी कह रही थी कि बड़ा शून्य मिलेगा, यहाँ बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, और बीजेपी 18 सीटें जीत लाई। तो ये एक ऐसा चमत्कार था। और अगर हम उस 18 सीटों पर अगर हम विधानसभा वार देखें तो बीजेपी ने 200 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर बढ़त हासिल की थी। तो बीजेपी उसी आधार पर कह रही है कि हम 200 सीटें पार जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को समझ रही हैं कि कड़ी चुनौती है, मुश्किल चुनौती है, और इसलिए वो हल्के में नहीं ले रही हैं। ठीक है, वो व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं, लेकिन दिन रात प्रचार कर रही हैं, हर तरह से भाजपा को घेर रही हैं, केंद्र की नीतियों पर हमला कर रही हैं। और ऐसा लगता है कि सिर्फ तृणमूल और बीजेपी के बीच का मुकाबला है। वाम दल और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ है और भी अन्य पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन वो शायद कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। और इस कांटे के मुकाबले में विजेता कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है कि लोगों ने वाम मोर्चा के शासन को उखाड़कर तृणमूल को जो मौका दिया था, 10 वर्ष हो गए, लेकिन 10 वर्ष में बदहाली आज भी बंगाल में, और अब बंगाल में आप दूर दराज में क्यों जाते हैं, आपको कोलकाता में ही बदहाली दिख जाती है कि किस तरीके से हालात हैं। चाहे आप वहाँ पर आप देखिए कि पश्चिम बंगाल आज एक ऐसा राज्य है, और उसके लिए कौन दोषी है? ममता बनर्जी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये सिंगूर का नंदीग्राम का जो आंदोलन चलाया था, जिसने उनको राजनीतिक रूप से एक बड़ा नेता बनाया कि वो वाम मोर्चा के शासन को उखाड़कर मुख्यमंत्री बन सकें, तो उन्होंने अपनी जो छवि है वो औद्योगिक विकास की विरोधी नेता के तौर पर बनाई है। कोई निवेशक वहां आना नहीं चाहता। जब निवेशक नहीं आएगा तो वहां उद्योग नहीं लगेगा, उद्योग नहीं लगेगा, रोजगार नहीं मिलेंगे, और रोजगार के लिए लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। आज बंगाल में बेरोजगारी की जो आलम है वो इसीलिए है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ठीक है, आप सिर्फ जो केंद्र पर आप आरोप लगाते रहें कि आपने हमारे जो हक का पैसा नहीं दिया, आपने हमारे जो चाहे चक्रवात की बात थी, चाहे और भी जो दुश्वारियां थी महामारी के दौरान, आपने हमारी मदद नहीं की। वहीं केंद्र सरकार कहती है कि हमने भरपूर मदद की है। केंद्र सरकार का ये भी आरोप है कि हमारी जो ऐसी केंद्रीय योजनाएं जो सबके हित के लिए हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान योजना हो, आपने उसको लागू नहीं किया। तो दोनों में इस दौरान जो कांटे का मुकाबला चल रहा है, दोनों एक दूसरे को ही घेर रहे हैं, एक दूसरे की नीतियों के जरिए घेर रहे हैं। और जिस तरह की आप देखिए कि कांटे की टक्कर में आप जो शब्द भेदी बाण चल रहे हैं, अब ममता बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रही हैं, उनको कह रही हैं कि उनकी पार्टी गुंडागर्दी करती है, और जबकि वहाँ पर गुंडागर्दी कौन करता है?
वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सब कुछ धरातल पर साफ दिखता है। तो मुझे लगता है कि एक पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है इस समय वो बहुत करीबी मुकाबले की है। विजेता कौन होगा, 1-2 चरण का चुनाव हो जाए, मतदान हो जाए, उसके बाद कुछ इस बारे में हम बता सकेंगे। 8 चरणों का चुनाव है, काफ़ी लंबा चुनाव है। और अगर हम बात करते हैं वहीं असम की, ओपिनियन पोल्स भी यही दर्शा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं कि बीजेपी ने हालात को संभाला है। वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान इस बात का हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अब रहे नहीं, तो वहाँ पर पार्टी को एकजुटता के साथ रखने का एक जो वहाँ पर काम है वो कोई नेता कर नहीं पा रहा है। कई सारे गुट बने हुए हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रैली तो करके आ जाते हैं, उसमें भीड़ भी जुट जाती है, लेकिन अब आपने देखा कि किस तरीके से वो वहाँ पे जो कांग्रेस के लोगों कांग्रेस के नेताओं की रैली में जो टी गार्डन दिखाया गया वो किसी दूसरे देश का टी गार्डन था। तो ये इस तरीके के जो चीज़ें हैं उनको भाजपा उठा रही है और कई सारे अपने जो 10 संकल्प किए हैं अपने घोषणा पत्र में, उसमें कई सारी बड़ी बातें कही हैं। लोक लुभावन वादे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हालात यही दर्शा रहे हैं कि असम में शायद बीजेपी की सरकार बचेगी, और वो बचेगी इसलिए भी क्योंकि इस बार हिमंत बिस्व शर्मा के अनेक समर्थकों को टिकट दिए गए हैं और हिमंत बिस्व शर्मा कोशिश कर रहे हैं कि उनके सारे समर्थक जीतें, मुख्यमंत्री वो बने। देखना होगा कि शायद वहाँ पर नेतृत्व में परिवर्तन कर सकती है बीजेपी, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया है। और इसी तरीके से अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला में भी बहुत करीबी मुकाबला माना जा रहा है। अभी तक की रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि ठीक है, एनडीए भी वहाँ पर अपनी दमदार उपस्थिति रहे चुनाव में, इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ सीटें आ सकती हैं। शायद माना जा रहा है कि 2-3 सीटें या मैक्सिमम 5 सीटें तक आ सकती हैं, लेकिन करीबी मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही है। कांग्रेस ने जो टिकट बांटे हैं, क्योंकि कांग्रेस आश्वस्त है कि उसकी सरकार बनने जा रही है, तो टिकट वितरण में उससे बड़ी गंभीर खामियां हुई हैं, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और वहाँ भी बहुत सारे गुट हैं और कोई, क्योंकि अब राहुल गांधी वहीं से सांसद हैं, तो कोई राहुल का करीबी खुद को बताता है, कोई दूसरा किसी और को अपना गुरु बताता है, तो वहाँ पर कई सारे गुट हैं और गुटबाजी का शिकार वहाँ कांग्रेस हो सकती है। और एलडीएफ ने खासतौर पे जो अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो केरल कांग्रेस के नेता को एलडीएफ में लाया गया, वो पहले उनके साथ थे, वहाँ पर यूडीएफ के साथ थे, तो वो इस तरीके से वहाँ भी गठबंधन में नेता इधर से उधर हुए हैं। मुझे लगता है कि विजयन की छवि पे ठीक है असर पड़ा है, चाहे वो गोल्ड स्कैम की बात हो या जो भी हो, लेकिन वो अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को संभाल कर रख पाने में सफल रहे हैं और चुनाव में एलडीएफ सत्ता में वापसी कर सकता है, ऐसा लगता है। तो एलडीएफ अगर वापसी करती है तो बिजयन इतिहास रचेंगे, बैक टू बैक सत्ता में आएंगे। केरल में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात करें तो जयललिता और करुणानिधि दोनों नहीं, और शायद ये पहला चुनाव है जो दोनों उपस्थित नहीं हो, दोनों की अनुपस्थिति में ये चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे डीएमके को ज़्यादा फायदा दिख रहा है, जो सर्वे और ओपिनियन पोल निकल कर आ रहे हैं। पुडुचेरी की आपने बात की कि एनडीए वहाँ पर अच्छी स्थिति में है। असम में जो बीजेपी को आपने कहा कि बढ़त है, जबकि पश्चिम बंगाल में फाइट नेक टू नेक है अभी की परिस्थिति में। तो सर एक तरीके से अगर देखा जाए तो जहाँ पे भाजपा बनाम कांग्रेस है, यानी कि दो राष्ट्रीय दलों का मुकाबला है, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं। लेकिन क्षेत्रीय दल से अगर बीजेपी का मुकाबला है तो वहाँ क्षेत्रीय दल और भाजपा के बीच में एक तरीके से कड़ा मुकाबला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इन चुनाव में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इन चुनाव को तो मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि ये जहाँ कांग्रेस के लिए एक तरह से अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, वहीं क्षेत्रीय दलों के लिए भी अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है। अब केरल में छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन बने हुए हैं, उन पर चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है कि वो आगे वो गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो बनी रहेंगी नहीं बनी रहेंगी, वो पार्टी का भी अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा चुनाव बाद। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व सिर्फ केरल में दांव पे नहीं लगा, पुडुचेरी में भी यही स्थिति है। आप अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर ठीक है तृणमूल कांग्रेस को आज एक राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल है, लेकिन अगर वो सत्ता से बाहर होती है तो उसको नुकसान होगा, उसकी छवि को नुकसान होगा। वहाँ भी अभी आईएसएफ जैसी और कुछ पार्टियों का उदय हुआ है। तो इन सब के लिए भी एक ये अस्तित्व का संघर्ष है कि अगर आप हारे तो कहीं के नहीं रहेंगे।
ऐसे ही अगर आप असम में देखते हैं तो असम में भी एनडीए और कांग्रेस के जो गठबंधन है उनमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल शामिल हैं। 2-2 3-3 सीटों पर उम्मीदवार उनको दिए गए हैं, सीटें आवंटित की गई हैं। तो उनका भी अस्तित्व इस बार बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं क्षेत्रीय दल। और अगर हम देखें भारतीय राजनीति की बात करें तो क्षेत्रीय दलों की एक बड़ी भूमिका है, और खासतौर पर क्षेत्रीय राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका इसलिए भी होती है क्योंकि लोगों की भावनाएं, ऐसा होता है कि उनके साथ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राष्ट्रीय दल हमारी सुनेंगे नहीं, क्षेत्रीय दल हमारी भावनाओं की कदर करते हैं या हमारी चीज़ें समझते हैं, हमारे मुद्दे समझते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है कि लोग लोकसभा चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी को वोट देते हैं और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल को वोट देते हैं। तो इस बार के चुनाव में ये भी एक देखना होगा कि क्या क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व बचा पाने में सफल होते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा ये कड़ा मुकाबला है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या एक तरीके से देखा जाए तो जो ये पिछड़ रही थी उसको पाटने में भाजपा कामयाब हो पाएगी? क्या ममता बनर्जी के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो एक तरीके से मतलब मुश्किल बन रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो टीएमसी का नारा है खेला हो पे, तो खेला बीजेपी ने कर दिया है अपने मैनिफेस्टो में। खासतौर पे आप देखिए कि उन्होंने हर वर्ग को साधा है, और महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही है, 7वें वेतन आयोग को लागू करने की बात कही है, और महिलाओं के लिए जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उनमें मुफ्त यात्रा की बात कर दी है, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कर दी। ऐसे अनेकों ढेरों वायदे हैं, और सीए को भी कह दिया है। तो हाँ, असम में चुप हैं, असम में चुप हैं वो लोग इस मुद्दे पर। तो जो घोषणा पत्र आया, ठीक है, बहुत सारे वादे हैं उसमें, और अमित शाह ने कहा भी है कि मैं बनिया हूँ और पूरा गणित लगा के आया हूँ कि ये जो बंगाल का बजट है उसके 15% से ज़्यादा का नहीं है। तो और जहाँ वहीं टीएमसी के अगर हम घोषणा पत्र को देखें, हमने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया और पाया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में वादे ज़्यादा हैं, और बीजेपी ने चूंकि कहा है कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, और पिछला जो बकाया है जो ममता बनर्जी ने नहीं लागू किया था वो भी सीधा आते ही 18,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक लोक लुभावन वादा है, और जिससे मुझे लगता है कि खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। और यही एक कारण है कि आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में झंडे लगा लेते हैं, कार्यालयों में झंडे लगा लेते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से ऐसी रिपोर्टें भी आई हैं और हमने भी अपने यहाँ दिखाई हैं कि किस तरीके से गाँव में, खेतों में बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, और पूरे जैसे आप वहाँ पे फूलों के पौधे लगे होते हैं, इसी तरीके से वो कमल के झंडे लहरा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो किसान हैं उनको एक अपील किया है ये जो वादा है बीजेपी का। तो खेला हो बे, अब देखो खेला में कौन जीतता है वाली बात है। तो अमित शाह ने जैसा कहा था मैनिफेस्टो जारी करने के समय कि मैं बनिया हूँ और कैलकुलेशन अच्छी तरह से जानता हूँ, तो जो वो कैलकुलेशन करके चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में 200 प्लस 2 मई को ये हो पाता है या नहीं, इस पर हम सबकी निगाहें हैं। फिलहाल आज चाय पर समीक्षा में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।